Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday we completed up to the stoichiometry and the introduction part of the thermodynamics. In this thermodynamics, I was explaining you about the what are intensive properties and extensive properties. What are intensive properties? Intensive properties. Intensive properties. And second one is extensive properties. Extensive. Certain thermodynamic properties are the properties which are depends upon the nature of the matter present in a system. सिस्टम के अंदर कौन सा मैटर है उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं. सिस्टम के अंदर कौन सा मैटर है उस पर इंडिपेंडेंट है भाई, क्वांटिटी पे डिपेंड है कितना मैटर है. मैटर ज्यादा रहा तो प्रॉपर्टीज ज्यादा रहते. फॉर एग्जांपल प्रेशर है, वॉल्यूम है, ऑल दिस आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज which are internal energy है, all these are the depends upon what quantity of the matter present in the system. Properties which are depends upon the quantity of the mass present in the system, those properties are called as extensive properties. Certain properties which are depends upon the nature of the matter present in the system, those are called as intensive properties. I think I was explained up to this intensive and extensive properties in last class. Today I will explain you about the okay, that is also over. What is that? That is a Hess law of the constant heat summation. Hess law of the constant heat summation, that is another important question in this Hess law. It is also completed. Now then after the Hess law definitions, some definitions are there. Which are those definition? What is enthalpy? Enthalpy, entropy, all these are the VSAQs. enthalpy. After that thermodynamic class ये चीज पढ़ना है आज अपन को. Enthalpy, what is the enthalpy? See that I am taking one container में मेटल ले लिया भाई, ये सिस्टम है, ये सिस्टम अपने सराउंडिंग से कितना हीट एक्सचेंज करा. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हाउ मच हीट इज एक्सचेंज्ड बाय द सिस्टम विद इट्स सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, द हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग से कितना हीट कंटेंट एक्सचेंज करा, या ऑब्जर्व लिया या दिया, whatever it may be, the amount of heat exchanged by the system from its surrounding at constant temperature and pressure is called as enthalpy. Okay, अगर enthalpy value, enthalpy को ऐसे लिखते, change in enthalpy कैलकुलेट करते. enthalpy अगर पॉजिटिव में आई तो उसको क्या बोलते मालूम है? एंडोथर्मिक सिस्टम बोलते, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते. अगर डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव में आई, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल के बुलाते. दिस इज अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. नेक्स्ट अबाउट द एंट्रोपी. एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम. एक सिस्टम का रैंडमनेस कितना है इसको मेजर करना है तो एंट्रोपी में मेजर करते. यहाँ सॉलिड्स ले लिया मैं, ओके, दिस आर द सॉलिड्स. नेक्स्ट गैसेस ले लिया भाई, गैसेस ले लिया, सर ये लिक्विड्स है, ये करीब करीब रहते हैं, लिक्विड्स है. फिर उसके बाद में गैसेस है, गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर है, रैंडम है, तो ऑर्डरनेस किस में ज्यादा है? देखिए एक के बाजू के ये ऑर्डरनेस ज्यादा है इसके अंदर, डिसऑर्डरनेस इसमें ज्यादा है. तो यानी कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? गैसेस की एंट्रोपी ज्यादा है. इट इज द मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. चेंज इन एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड. चेंज इन एंथैल्पी को एस से लिखते, Q रिवर्सेबल बाय T. दिस इज अबाउट दी क्या है भाई, ये एंट्रोपी के बारे में है. नेक्स्ट, इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव अगर है तो वो प्रोसेस कौन सा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होने वाला है. तकरीबन केसेस में ऐसे ही रहता. इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एंड दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एंथैल्पी रहने दो और ये एंट्रोपी रहने दो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है.
These are the some definitions बेटा एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में पढ़ाया। देन फिर उसके बाद में थर्मोडायनामिक लॉस है। फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ क्या है देखिए, व्हाट इज द थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ? First law, it is nothing but the law of conservation of energy. Energy neither be created nor can be destroyed. One form of the energy is converted into the another form. कई definitions है ये law के, मगर एक definition याद रख लीजिए, easy है। That is nothing but the law of conservation of energy. Energy neither be created, energy को नहीं create नहीं कर सकते और ऐसे energy को destroy नहीं कर सकते। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती, that is called as the law of conservation energy, that is also called as thermodynamics first law. Now then what is the thermodynamics second law? सेकेंड लॉ के कई डेफिनेशंस है। एक डेफिनेशन उसमें ये है कि ऑल दी नेचुरल प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। थर्मोडायनामिकली नेचुरल जो प्रोसेसेस है वो स्पॉन्टेनियस है और थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल रहते हैं। और एक तरीके का डेफिनेशन है, हीट खुद ब खुद कोल्डर बॉडी से हार्डर बॉडी को ट्रैवल नहीं होती विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द अदर फैक्टर। ये कोल्डर बॉडी है, ये हार्टर बॉडी है। कोल्डर बॉडी से हार्टर बॉडी तक जो है हीट फ्लो नहीं होती विदाउट इंटरवेंशन, किसी की मदद के बगैर कोल्डर बॉडी से हार्टर बॉडी को आपकी हीट फ्लो नहीं होती। सो मेनी डेफिनेशंस आर देयर अमंग देम। एक एक दो दो डेफिनेशन समझा रहा हूँ मैं। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ बोला और सेकेंड लॉ बोला। व्हाट इज द थर्मोडायनामिक थर्ड लॉ? थर्मोडायनामिक थर्ड लॉ में दैट गिव्स द लिमिट्स ऑफ द एंट्रोपी भाई। entropy of the perfectly pure crystalline substance, entropy of perfect pure crystalline substance at absolute temperature -273 degrees। ये टेम्परेचर के पास इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंट्रोपी ऑफ प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू दी जीरो। दिस इज अबाउट दी ओके बेटा T to 0 is equal to okay, it gives the limit of entropy of the pure and perfect crystalline substance at absolute temperature is equal to the zero. It is the thermodynamic third law. Now next, what is the heat of formation? ये थोड़े definitions है। heat of solution किसको बोलते हैं, formation किसको बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं, ये थोड़े definition पढ़ लिए तो ये चैप्टर से important हो जाते। तो ये चैप्टर में ज्यादा important क्या है भाई, हेस्ला है और थर्मोडायनामिक लॉस है। अब जो बोला definition एंट्रोपी एंथैल्पी, फिर उसके बाद में हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तीन चार डेफिनेशंस बोल रहा हूँ मैं, बाकी के डेफिनेशंस सब लोग देख लीजिए, दो इंपॉर्टेंट है वो बोल रहा हूँ। फर्स्ट वन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन? हीट ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और evolved energy absorption or evolution takes place during the formation of one product। एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा वो भी लेना है। ओके, 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा। once again I am repeating this definition, energy liberated or absorbed during the formation of 1 mole of the compound from its constituent elements। constituent elements से फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा, कार्बन और ऑक्सीजन से फॉर्म हो रहा, गिव्स राइज टू 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा भाई। एनर्जी क्या हो रही, रिलीज हो रही, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही, 393 किलो जूल्स। दिस इज कॉल्ड एज द heat of formation। heat of formation is nothing but the during the formation of 1 mole of product, how much amount of the heat absorbed or released from its constituent element, that is called as heat of formation। next heat of vaporization किसको बोलते हैं, 1 mole of compound है vaporization, heat of vaporization। 1 mole liquid I am taking, this is the 1 mole liquid, and amount of heat required to convert the 1 mole of liquid to their vapors is called as vaporization।
This is the vaporization. What is heat of neutralization? What is heat of neutralization? Heat of neutralization. Amount of heat liberated or absorbed when 1 gram equivalent of the acid 1 gram equivalent combines with the 1 gram equivalent of base. Acid plus base gives the salt and water. Amount of heat released or absorbed when 1 gram acid equivalent of acid combines with the 1 gram equivalent of base is called as heat of neutralization. Okay, now next heat of phase transition. I am taking the 1 mole of solid or liquid. This solid is converted to what? Liquid. Solid liquid के अंदर convert हो रहा भाई. 1 mole, the amount of heat required to convert the 1 mole of the solid to the liquid. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा? फेस ट्रांसिशन हो रहा. तो इसको बोलते हीट ऑफ फेस ट्रांसिशन बोल के बुलाते. ऐसी डेफिनेशंस है थोड़े. सो दिस इज अबाउट द थर्मोडायनामिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पढ़ा है. नेक्स्ट अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एसिड्स एंड बेसिस. केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium and acids and bases. So this is the another chapter बेटा. ये और एक चैप्टर है ये. तो केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड्स एंड बेसिस. पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का. तो बिफोर गोइंग टू द इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द रिवर्सिबल रिएक्शंस, व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शंस देख लेना है. देखिए HCl को मैं क्या करा, NaOH मिला लिया. तो HCl प्लस NaOH क्या फॉर्म हो रहा? NaCl प्लस H2O फॉर्म हो रहा. और कितनी देर भी NaCl और H2O को मिला के रखे तो फिर HCl NaOH नहीं आ रहा. रिएक्शन एक ही साइड में प्रोसीड हो रहा. तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मीन्स reactant gives product. Once product is formed, they are not able to form the reactants. Reactant gives the products and products are not able to form the reactants. That type of the reactions are called as irreversible reactions. Irreversible reactions में क्या होने वाला है? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ और ये कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम टू टाइम डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती, जीरो हो जाती. नाउ कॉन्सेंट्रेशन बिकम जीरो आफ्टर सम टाइम. नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऐसा इंक्रीज होते जाती. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ये है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऐसा इंक्रीज, जैसा घट रहा ये वैसे ही बढ़ते जा रहा. concentration of reactant decreases with time and concentration of product increases with time. Like this is in case of the irreversible reactions. Then what are the reversible reactions? Reversible reactions. Reversible reactions are those reactions in which a reactant forms the products N2 plus 3H2. Okay, तो इसीलिए reactant forms the product, ऐसा लिख रहा हूं मैं, that is 2NH3. Now next, these products are able to form the reactants. फिर से ये products है ना, ये product Na3 form हुआ यहाँ पे, Na3 फिर से reactants को form कर सकता. ओके, यहाँ पे फॉर्म नहीं होते, ये इनको फॉर्म नहीं कर सकते. प्रोडक्ट्स डज नॉट फॉर्म द रिएक्टेंट्स इन दिस केस, दोज आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल. Reversible reaction, reactant gives the products but products are not able to form the reactants. Such type of the reactions are called as reversible reactions. Reversible reaction में क्या होने वाला है, या concentration एक एक्सिस पे ले लिया और टाइम और एक एक्सिस पे ले लिया, तो concentration of reactants ऐसा कम होते जाती है टाइम से, सेम टाइम concentration of product बढ़ते जाता. थोड़ी देर के बाद में इसकी concentration उसकी concentration सिमिलर रहना शुरू हो जाती. मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी होते जाता, बैकवर्ड रिएक्शन भी होते जाता. तो दोनों की कंसंट्रेशन ना तो रिएक्टेंट की बदल रही ना तो प्रोडक्ट की बदल रही थोड़ी देर के बाद में. दिस स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन where the concentration of reactant and product does not changes. Okay, this is the state is called as a reversible reaction. This is the state of the reversible reaction is called as equilibrium state. इसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोल के बुलाते हैं. स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन
where the concentration of reactant and concentration of products remain same concentration रहते जाता, that is called as the equilibrium state. Now then, what are the characteristics of the equilibrium state? Characteristics of the equilibrium state. Characteristics, कभी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड दो भी रिएक्शंस होते जाते हैं, इसीलिए इक्विलिब्रियम स्टेट को डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल के भी बुलाते हैं. बोथ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, देयरफॉर कंसंट्रेशन आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंजेस. इसका उसका कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा, उसीलिए इसको क्या बोलते हैं बोले तो इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं. दोनों भी रिएक्शन सेम वेलोसिटी से होते जाते, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बोले तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल के भी बुलाते. तो कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट वन, एट द इक्विलिब्रियम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस. फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. दिस इज द वन. नाउ नेक्स्ट वन, a rate of the forward reaction is equal to the rate of the backward reaction. Rate of forward reaction is equal to the rate of the backward reaction. Next, देखिए, we may get the equilibrium by taking this or this. इसको ले लिया तो भी इक्विलिब्रियम आता, या तो इसको ले लिया तो भी इक्विलिब्रियम आता. तो by taking the reactant or by taking the products we can get the equilibrium. So this is another one. We may get the equilibrium by taking the reactants or by taking the products. There is a no effect of the catalyst. Catalyst को भी मिला दिए equilibrium आने के बाद, कुछ भी नहीं होने वाला है. There is a no effect of the catalyst by the addition of the catalyst at the equilibrium. Next, equilibrium may get by taking the reactant or by taking the products. ये अभी बोल दिया हमें. रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी बोला. फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दो भी साइमल्टेनियसली होते जाते. नेक्स्ट, अनदर वन, देयर आर थ्री थिंग्स आर देयर व्हिच अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करने वाले तीनों चीजें हैं. व्हिच आर दोस? फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर की वजह से इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्टर्ब होता. नेक्स्ट, उसके बाद प्रेशर की वजह से भी डिस्टर्ब होता. थर्ड वन, एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दैट मींस कंसंट्रेशन से भी डिस्टर्ब होता. देयर आर थ्री थिंग्स आर देयर व्हिच डिटरमिन्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हिच आर दोस? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. सो देन आफ्टर दिस, these are the characteristics of the equilibrium. Characteristics में forward reaction is equal to the, both forward reaction and backward reactions are taking place simultaneously. Second point, velocity of the forward reaction is equal to the velocity of backward reaction. Equilibrium may attain or may get by taking the reactants or by taking the products. There is a no effect of the catalyst at the equilibrium. Equilibrium position is affected by these three things: temperature, pressure and concentration. Now then, what is the Le-Chatelier principle? Le-Chatelier principle क्या है? Le-Chatelier principle. By doing the number of experiment, Le-Chatelier finds one important experimental conclusion. What is the conclusion? वो conclusion क्या है? उसको बोलते हैं statement बोलते हैं. What is that important conclusion? देखिए, I am taking a one system, भाई एक रिएक्शन ले लिया, N2 plus 3H2, रिवर्सिबल वन 2NH3, और जनरली डेल्टा H, ये रिएक्शन हो रहा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा, तो एनर्जी रिलीज होती -92 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही. ओके, एक सिस्टम है, तो ये रिएक्टेंट को ले लिया N2 और H2 और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आया भी कंटेनर में. ओके, प्रिपरेशन में मैं N2H2 को मिला लिया, इक्विलिब्रियम आया थोड़ी देर के बाद में, और फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई. इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया. मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम के पास है, इसका टेम्परेचर वगैरह सब नोट कर ले रहा हूँ मैं. 25 डिग्री के पास इक्विलिब्रियम आया और इसका टेम्परेचर इतना था. हाउ मच प्रेशर? भाई एक 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर के पास इक्विलिब्रियम आ गया, और कंसंट्रेशन इसका इतना और इसका इतना कंसंट्रेशन नोट कर लिया. फिर मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, ये तीनों चीजों में से इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद में
we are disturbing these conditions. Which are those conditions? Temperature, pressure and concentration. Because this equilibrium depends upon these factors only, we are disturbing these factors. For example, टेम्परेचर 25 डिग्री ही था, ये यहाँ पे देन 25 की जगह मैं क्या करा बोले तो 30 डिग्री से 5 डिग्री इंक्रीज करा, तो सिस्टम क्या करता, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा लेता और ये 5 डिग्री जो इंक्रीज करे उसको खत्म कर लेता, थोड़ी देर में खत्म कर देता, वो इफेक्ट को खत्म करके फिर से इक्विलिब्रियम अच्छा सा अटेन हो जाता. If we are disturbing the condition like the temperature, pressure and concentration at the equilibrium, once again the position of the equilibrium is shifts in a direction. Position of the equilibrium का मतलब ये है भैया रिवर्सिबल रिएक्शन में ए या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, थोड़ी देर ज्यादा होता फिर उसके बाद में थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम सेट हो जाता, फिर पुराने कंडीशन में आ जाता. दिस इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट ली चार्टलियर प्रिंसिपल बोल के बुलाते हैं इसको. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ. इफ ए सिस्टम एट द इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन, if a system at the equilibrium is subjected to change in pressure, temperature or concentration which governs the equilibrium, the position of the equilibrium is shifts in a direction, either forward side or backward side, in order to what, in order to cancel the effect of change. जितना आप इफेक्ट दिए आप उसको जितना डिस्टर्ब करें उतना इफेक्ट कैंसिल हुए तक या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड रिएक्शन तेजी से होता, फिर उसके बाद में उसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता, फिर इक्विलिब्रियम सेट हो जाता. मतलब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम सेट कर लेते हुए जा रहा. कैसा सेट कर ला? बाय परफॉर्मिंग द फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन विद हाई वेलोसिटी. थोड़ी देर तक फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा वेलोसिटी से होके फिर उसके बाद में ये इक्विलिब्रियम सेट हो जाता. दिस इज द स्टेटमेंट. I think you might understood this. Once again I am repeating. If a system at the equilibrium is subjected to change in pressure, temperature, concentration, the position of the equilibrium shifts in a direction in order to cancel or reduce the effect of change. That is called as the Lee-Chartlier principle. चलिए, Lee-Chartlier principle is applicable for the reversible reactions. ये reversible reactions है. थोड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में अपन क्या करते हैं, केमिकल्स को प्रिपेयर कर लेते रहते हैं. फॉर एग्जांपल ये अमोनिया को प्रिपेयर कर रहा हूँ, इत्तेफाक से ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है भाई ये. तो इसके वास्ते अपने को ली-चार्टलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ता, देखना पड़ता. तो कौन सा प्रेशर यूज करे तो कौन सा टेम्परेचर यूज करे तो ज्यादा क्वांटिटी में अमोनिया आता. ये कंडीशंस कौन दे रहे हैं, ली-चार्टलियर दे रहे हैं. उसके बारे में अब पढ़ना है. उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द ली-चार्टलियर प्रिंसिपल. टू गेट द हाई क्वांटिटी ऑफ द अमोनिया वी हैव टू सी द फॉलोइंग कंडीशंस. in which conditions high yield of the ammonia is possible, that was given by the Lee-Chartlier. So that is called as the industrial application of the Lee-Chartlier principle. Applications of Lee-Chartlier principle में first one in the preparation of Habert's ammonia by Habert's process. Habert's process में अमोनिया कैसा प्रिपेयर हो रहा भाई, N2+3H2 के रिएक्शन होने से अमोनिया प्रिपेयर हो रहा. 2NH3 डेल्टा H इज इक्वल टू -92 किलो जॉल्स. ये चीज को गौर करना अपन. चलो फिर उसके बाद में इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा रहना कम रहना क्या बोल रहा है, इसके बारे में पढ़ना है और करना है. अपने को इसमें देखना है अपने को क्या फॉर्म करना है. You have to get the in this process ammonia is prepared. To get the more quantity of ammonia, अमोनिया ज्यादा आना है Na3, तो पहले क्या करना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक देखना. तो ये एक्सोथर्मिक है, इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको क्लियर से लिख लेना. इन द above reversible reaction, in the above reversible reaction forward reaction that is formation of ammonia is exothermic. Okay,
देयरफॉर एक्सोथर्मिक रहने की वजह से क्या करना, अमोनिया फॉर्म होना है अपने को, तो क्या करना भाई, सिस्टम का टेम्परेचर कम करा तो सिस्टम टेम्परेचर बढ़ाता, ये याद रख लेना। इससे पहले सिस्टम बढ़ा तो क्या करा, टेम्परेचर कम करा। तो मैं सिस्टम ये सिस्टम का टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, ओके, डिक्रीज कर रहा हूँ, तो सिस्टम क्या करता मालूम है, मतलब ये रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता, अमोनिया ज्यादा फॉर्म होता। तो ये कंडीशन याद रख लीजिए बेटा, टू गेट द मोर यील्ड ऑफ द अमोनिया we have to decrease the temperature, okay, according to the Le-Chatelier's principle. To get the more quantity of the ammonia, temperature should be less, okay, but at low temperature reaction is very slow, आहिस्ता हो रहा रिएक्शन, इसीलिए हेबर्स प्रोसेस में थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करते हुए कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं, 725 टू 775 केल्विन टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, और कैटलिस्ट आयरन का काम बढ़ाने के वास्ते प्रमोटर एमओ को यूज कर रहे हैं। दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन द हेबर्स प्रोसेस। Once again I am repeating this, Haber's process में अमोनिया कैसा फॉर्म हो रहा, by the reaction between N2 and H2 अमोनिया is formed, it is the reversible exothermic reaction है, ये है। अब effect of temperature लिखना है, effect of temperature is nothing but the how much temperature we have to use to get the good quantity of ammonia, इसके बारे में आप लिखना। तो उसके वास्ते क्या करना, ये सेंटेंस लिखना है, above reversible reaction में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैसा है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, लिखना। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक वन, देयरफॉर एक्सोथर्मिक रहने से आप लो टेम्परेचर यूज करो, टेम्परेचर कम करने से आपको टेम्परेचर बढ़ाने वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता। ओके, सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, but at low temperature reaction is very slow, therefore optimum temperature is used in the Haber process and the catalyst iron and promoter MO is used. So this is about the application में first part effect of temperature हो गया, और next one effect of pressure समझा रहा हूं मैं, N2 plus 3H2 reversible 1 2NH3, ये देखिए ये है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जब आप देखेंगे तो क्या करना, मॉलिक्यूल्स के नंबर्स काउंट कर लेना। रिएक्टेंट में ये 3 मोल्स हाइड्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स भाई, 4 मोल्स, और प्रोडक्ट के कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, ऐसा लिख लेना क्लियर से। तो ये मेंशन करना, इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव विच रिएक्शन, a reversible reaction, a reversible reaction, in the above reversible reaction, forward reaction is forward reaction, forward reaction, that is formation of ammonia, formation of ammonia is proceed with decrease in the molecules, moles और volumes कम हो रहे, that is 4 to 2, ये क्लियर से लिख लेना वहां पे 4 to 2 जी। तो पहले ये इक्वेशन लिखना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बोल के लिखने के बाद में मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के कितने हैं, प्रोडक्ट के कितने हैं लिख लेना, तो उसको क्लियर से यहाँ सेंटेंस में डालना। इन द अबव रिवर्सिबल रिएक्शन, forward in the forward reaction, that is in the formation of ammonia, decrease in the molecules takes place। यहाँ लेफ्ट साइड में 4 है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल्स कम रहने से अब क्या करना बोले तो प्रेशर इंक्रीज करना, इंक्रीज इन द प्रेशर फेवर्स द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। If you are increasing the pressure, what happening, that forward reaction takes place predominantly and we will get the more yield of NH3. So what is the condition? High pressure is recommended, high pressure is favorable for the formation of NH3. Okay, how much pressure is used in the Haber's process? 200 to 300 atmosphere और 1000 तक भी यूज कर ले सकते। This is about the effect of pressure. Now next about the effect of concentration. Concentration क्या है? टाइम टू टाइम इनका concentration बढ़ाते जाना, इनका concentration बढ़ा तो
कंसंट्रेशन कम होना बोले तो फॉरवर्ड रिएक्शन होना, इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन होता। टाइम टू टाइम वी हैव टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टाइम टू टाइम वी हैव टू कलेक्ट द अमोनिया। अमोनिया जो भी फॉर्म हो रहा इसको निकालते जाना, इसको निकाल लिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता, इसको बढ़ाए तो भी फॉरवर्ड रिएक्शन होता, और यू विल गेट द मोर क्वांटिटी ऑफ अमोनिया। In the effect of concentration, you have to mention clearly time to time ammonia which is formed is collected and concentration of N2 and H2 should be increased to get the more quantity of NH3. This is about the application of Haber's process. Now then, what is the equilibrium constant or types of equilibrium के बारे में समझा रहा हूं मैं। types of equilibrium, types of equilibrium, types of equilibrium. See that I am writing this equation CaCO3, a reversible one, CaO plus CO2. This is a reversible reaction. This is the limestone, that is the solid substance, and it is also solid and it is the gas. देखिए बेटा, each and everything जरा concentration से देख रहा हूं मैं, गौर से देख रहा हूं मैं। तो ये क्या है, लेफ्ट साइड में सॉलिड है, राइट साइड में एक सॉलिड है एक गैस है, यानी कि फिजिकल स्टेट्स थोड़े बदल गए। तो इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट में या तो एक उसका तो भी डिफरेंट रहा तो इसको बोलते हैं हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम बोलते हैं, हेटेरोजीनस, NEOUS, हेटेरोजीनस। What is heterogeneous equilibrium? If the physical states of the reactants and products are different, such type of the equilibrium is called as heterogeneous equilibrium. Equilibrium is of two types, based on what? Based on the physical states of the reactant and products. If the physical states of the reactant and products are different, that type of the equilibrium is called as heterogeneous equilibrium. And second one is the homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium. What is homogeneous equilibrium? N2 plus 3H2, जब से लिखा सो इक्वेशन है, ये 2NH3 है। एक एग्जाम्पल है ये, तो यहाँ पे देखिए N2 गैस है और ये भी गैस है और A भी गैस है, और एक एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, SO2 है, 2SO2 plus O2, reversible one, we will get the 2SO3. It is gas and it is also gas. Reactant and product both are in gaseous phase only. If the reactants and products are in same physical state, that type of the equilibrium is called as homogeneous equilibrium. If the physical states of the reactants and products are different, that equilibrium is called as heterogeneous equilibrium. Now then, after that, equilibrium concentration, that is the Kc equation and Kc and Kp relationship है, इसके बारे में है, Kp and Kc relationship है। Okay, I am writing this relationship, that is the Kp is equal to Kc into RT power delta n। पूरा डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ मैं Kc Kp का, खाली रिलेशनशिप लिख रहा हूँ मैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc बोल के इस तरीके से पूछता, तो फर्स्ट ये रिलेशनशिप है Kp एंड Kc से, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा n। तो एक एक टर्म्स लिख ले रहा हूं मैं। Kp इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर है, इक्विलिब्रियम प्रेशर, Kc इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, R इज द गैस कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर है, ये T, और डेल्टा n वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और वॉल्यूम्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। देखिए प्रोडक्ट्स मतलब कहाँ रहते, वो RHS में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसा करने से आपको डेल्टा n वैल्यू आती है। नाउ देन उसके बाद में आप गौर करना है, इफ डेल्टा n वैल्यू आपको 0 आई तो देन Kp इज इक्वल टू Kc रहता, Kp इज इक्वल टू Kc।
इफ द डेल्टा एन वैल्यू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव में आ गया, इन दैट केस Kp इज ग्रेटर देन Kc। नाउ इफ द डेल्टा एन वैल्यू इज इन नेगेटिव, डेल्टा एन वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो Kp इज लेस देन Kc। दिस इज द रिलेशनशिप। Kp Kc रिलेशनशिप बोले तो ये लिखना है आपको। ओके, नाउ देन अगर आपको इक्वेशन देके Kp एंड Kc रिलेशनशिप लिखो बोला तो क्या करना, यहाँ इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं। एक इक्वेशन ले रहा हूं मैं, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 1, you will get the 2NH3। दिस इज द इक्वेशन। पहले क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द Kp एंड Kc। Kp is equal to Kc into RT power delta n, this is the equation। Now then you find the number of moles, delta n is equal to, in the above reaction you have to check राइट हैंड साइड में कितने हैं, दो है, दो मॉलिक्यूल्स है, दो मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 + 1 4 हो रहा है तो -4, 2 - 4 you will get the -2 only। if the delta n value in negative, then यहाँ पे क्या लिखना, if the delta n value नेगेटिव में रहे तो थोड़ा ऐसा लिख लेना, Kp is equal to Kc लिख लेके RT पावर डेल्टा n की जगह -2 लिख लेना। या अगर माइनस में आ गया तो क्या लिखना भाई, Kp is less than Kc, Kc value is greater than Kp। this is the relationship in this equation। ये इक्वेशन में रिलेशनशिप है। लास्ट एग्जाम में पूछा था, ये 4 मार्क्स में पूछा था। नेक्स्ट और एक एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं SO2 प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ SO2, 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 1, 2SO3। चलिए वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। क्या करना है इसको, पहले Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा n, इक्वेशन क्लियर से लिख लेना। नो देन फिर उसके बाद में देन डेल्टा n कितना है, डेल्टा n इज इक्वल टू RHS में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है, LHS में 2 + 1 3, तो वैल्यू क्या हो गई -1 आई, तो देन Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर -1, वट एवर इट में भी हम माइनस में दिखी तो क्या लिखना भाई, Kp is lesser than Kc, Kc is greater than Kp। this is the one। now next और एक एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, H2 + I2, इसमें Kp और Kc रिलेशनशिप लिखो बोले तो क्या करना, K2 देखिए H2 + I2 2HI, फिर यहाँ पे डेल्टा n वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा n इज इक्वल टू RHS में दो मॉलिक्यूल्स है, LHS में भी 1 + 1, ये 1 है और ये 1 है, 1 + 1 2, दैट इज 0। ओके, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर 0 डाल लीजिए आप डेल्टा n की जगह। in this case Kp is equal to Kc, this is the relationship in this equation। now finally I'm writing the another equation। कौन सा भी एक पूछता है इसमें, मगर मैं आपको समझा रहा हूँ मैं। relationship Pc alpha, relationship between the Kp and Kc। in the Pc alpha reversible 1 PCl3 plus Cl2, तो यहाँ पे डेल्टा n इज इक्वल टू 1 + 1 2, रिएक्टेंट के साइड में LHS में 1 है तो यहाँ पे 1 आता, कौन सा 1 है, पॉजिटिव है, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर 1 + 1 है। in that case Kp is more than Kc, this is the relationship। so this is about the relationship between the Kp and Kc। तो आज मैं क्या समझाया, मैं आपको मैक्सिमम समझाया मैं, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया समझाया। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया में दो टाइप्स है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के भी फिजिकल स्टेट सेम है तो उनको क्या बोलते हैं बोले तो होमोजीनस इक्विलिब्रिया बोलते। if the physical state of the reactants and products are different, that is called as heterogeneous equilibria। इक्विलिब्रियम के टाइप्स, Kp Kc रिलेशनशिप, फिर उसके बाद में ली चार्टलियर प्रिंसिपल एंड इसके एप्लीकेशन समझाया। उससे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी समझाया मैं। सो
दिस इज अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका कंटिन्यूएशन है बेटा, एक छोटी थ्योरी पढ़ा के रोक दे रहा हूँ आज मैं, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। एसिड्स कौन से होते क्या होते वो जरूरत नहीं है, टू एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली समझाने के लिए, टू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, there are three theories are proposed, which are those theories. First one is the Arrhenius theory, Arrhenius theory है। second one is the Lowry-Bronsted theory है, Bronsted and Lowry theory, Bronsted Bronsted Lowry theory। third one is the Lewis theory, Lewis theory। these theories ये तीन theories टोटल एसिड्स एंड बेसिस को कवर करते हैं। एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेसिस। कौन सा भी कंपाउंड एसिड है क्या बेस है समझाने के वास्ते, उनके प्रॉपर्टीज समझाने के वास्ते ये थ्योरीज प्रपोज करे। फर्स्ट वन आर्हीनियस थ्योरी है। आर्हीनियस थ्योरी को एक्वस मीडिया थ्योरी बोल के भी बुलाते हैं। एक्वस मीडिया बगैर पानी के थ्योरी नहीं है, पानी वाटर इज द रेफरेंस फॉर दिस। ओके, तो वाटर के अंदर H प्लस आयन को रिलीज करे तो उनको बोलते हैं एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCl वाटर में डालते हैं H प्लस रिलीज होते, H2SO4 वाटर में डालते हैं H प्लस रिलीज होते। तो सब्सटेंसेस विच रिलीजेस H प्लस आयंस इन द वाटर आर कॉल्ड एज व्हाट, एसिड्स। इसका डेफिनेशन है भाई ये वाटर बेसिस बोल के बोला तो सब्सटेंसेस विच रिलीज OH माइनस आयंस, पानी में डाले तो NaOH है ना, तो वो H माइनस आयन रिलीज करता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड which releases OH minus ions are called as bases. The reference is water. Substances which release OH minus ions in the water are called as bases, which releases H plus ions in the water are called as acids. Reaction between the acid and base, HCl plus NaOH gives rise to NaCl plus H2O. It is called as Arrhenius neutralization. ये थ्योरी ज्यादा नहीं आती मगर लास्ट बिफोर ईयर ये थ्योरी पूछा था आर्हीनियस थ्योरी, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन करा, इजी है छोड़ना नहीं। वाटर में H प्लस रिलीज करे तो एसिड, वाटर में OH रिलीज करे तो बेस, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन हुआ तो न्यूट्रलाइजेशन। ये चैप्टर में ज्यादा आने वाला जो क्वेश्चन है लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के क्वेश्चन है। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, in this Lowry and Bronsted theory once again acids or bases or neutralization ये तीन डेफिनेशंस आपको लिखना है। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी थ्योरी में रेफरेंस क्या है भाई, कौन सी चीज को लेके समझा रहा हूँ, H प्लस आयंस को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेफरेंस फॉर दी दिस थ्योरी इज प्रोटॉन्स, H प्लस आयंस। देखिए substances which donates the H plus ions, which donates the H plus ion, proton donors, substances which are able to donate the protons are called as what, acids. This is the definition for acid. The substances which are able to donate the protons are called as acids. For example, HCl, H2SO4. All the Arrhenius acids and Lowry and Bronsted acids are same. जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को रिलीज भी करता और डोनेट भी करता, सेम मतलब है उसका इसका, अर्हीनियस और लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड का, बट बेसिस आर डिफरेंट। देखिए बेटा, वो अर्हीनियस में OH को रिलीज करना था, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। सब्सटेंसेस विच आर एबल टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड एज बेसिस। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वालों को क्या बोलते बोले तो बेसिस बेस बोल के बुलाते। According to the Lowry and Bronsted theories, the substances which are able to donate the protons are called as acids. Example HCl, H2SO4. The substances which are able to accept the protons are called as acids. For example, acids को examples, bases को examples क्या ले रहा हूँ मैं, Na3 ले लिया, H2O ले लिया, these are the examples. Now next about the न्यूट्रलाइजेशन, एक बोल के रोक दे रहा हूं मैं। न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं, एसिड बेस के करीब हो गया, HCl है भाई,
मैं क्या करा, वाटर से ले लिया, HCl प्लस वाटर gives rise to all the neutralization process are the reversible process है। HCl इसको क्या करता, प्रोटॉन को डोनेट करता, HCl जाके H3O प्लस बनता और ये Cl माइनस बनता। सो देखिए प्रोडक्ट्स आर आयंस, तो यहाँ पे इन प्रोटॉन को इसको दे रहा, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखना है, एसिड है, और इन ले रहा तो इसका नाम बेस है। acid donates the proton to the base. The process of the transfer of the proton from acid to base. Process of the transfer of the proton from the acid to base is called as neutralization. The process of the transfer of the proton from acid to base is called as neutralization. And the products are ions, whatever it may be। देखिए बेटा HCl है, इसे जो आ रहा मैं इसको पकड़ रहा हूँ Cl माइनस को, और ये H2O है ना, जिसको प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है इधर बाजू लिख ले रहा हूँ, जिसमें प्रोटॉन्स कम है उसको इधर लेफ्ट साइड में लिख ले रहा हूँ। H2O एक प्रोटॉन लेके H3O बना, जिसमें ज्यादा है प्रोटॉन इधर लिख लिया मैं। जिसमें एक प्रोटॉन ज्यादा रहता और एक प्रोटॉन कम, इससे कम है, तो एक के बाजू एक लिख लियो, और जिसमें ज्यादा प्रोटॉन है उसको बोलते हैं एसिड। ओके, जिसमें एक प्रोटॉन कम है उसको बोलते हैं उसका बेस। इन दोनों की जोड़ी को क्या बोलते हैं मालूम है, ये पेयर को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं, यानी इसका इन है पेयर, HCl से एक प्रोटॉन कम करो, ये एसिड बेस पेयर विच इज डिफर बाय सिंगल प्रोटॉन। एक प्रोटॉन जिसमें ज्यादा रहता उसको एसिड बोलते हैं, एक प्रोटॉन जो कम है उसको उसका बेस बोलते हैं। इन दोनों की जोड़ी को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में 2 मार्क्स में अगर पूछा तो व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड पूछता, नहीं तो ब्रॉन्स्टेड बेस पूछता। अगर पूरी थ्योरी पूछ लिया तो ये 4 डेफिनेशंस लिखना, यू हैव टू राइट दिस 4 डेफिनेशंस if total theory is asked. So what is acid? Substance which is able to donate the proton. What is base? The substances which are able to accept the protons are called as bases. The process of the transfer of proton from acid to base is called as neutralization, and the products are ions. A pair which is differ by single proton is called as conjugate acid base pair. Example HCl का pair Cl minus है, it is the acid and it is the conjugate base H3O, H2O, H3O is the conjugate acid and its conjugate base is H2O। अगर एसिड दे के आपको बेस लिखो बोला तो एक प्रोटॉन कम करना, और एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, H2SO4 इसका बेस लिखो बोले तो क्या लिखना, HSO4 माइनस लिखना, और इसका बेस लिखो बोले तो SO4 माइनस 2 लिखना। इसका एसिड लिखो बोले तो ये लिखना, एक प्रोटॉन मिला के लिखना, और इसका एसिड लिखो बोले तो ये लिखना। So this is about the Lowry and Bronsted theory. Next class I will continue about the Lewis theory and remaining thing. Assalamu alaikum.